10वीं के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं आपका मित्र अशोक नरवर। आज मैं कक्षा 10वीं गद्य खंड का एक पाठ है मैं और मेरा देश, पहला पाठ है, इसको पढ़ने जा रहा हूँ। क्योंकि आपको भी पढ़ने में आलस्य आता है, इसलिए पढ़ के मैं बता देता हूँ। आप केवल वीडियो देख लेना, इससे ही आप पाठ पढ़ चुके होंगे। तो निबंध की पहले केंद्रीय भाव को पढ़ता हूँ। प्रस्तुत निबंध का नाम है मैं और मेरा देश। लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। प्रस्तुत निबंध में निबंधकार ने व्यक्ति के जीवन विकास में घर, नगर, समाज की भूमिका का उल्लेख करते हुए देश के प्रति उसके कर्तव्य बोध को जागृत करने के सार्थक सूत्र प्रदान किए हैं। देश की स्वतंत्रता को मूल्यवान माना है। व्यक्ति और देश के अंतर संबंधों को व्याख्यायित करते हुए निबंधकार ने देश के गौरव और सम्मान की प्रतिष्ठा के लिए प्रत्येक व्यक्ति की देशनिष्ठा को रेखांकित किया है। अनेक उदाहरणों के माध्यम से इस तथ्य को प्रतिपादित किया है कि व्यक्ति जिस प्रकार अपने सम्मान और अपने लोगों के प्रति चिंतित रहता है, वैसे ही चिंता उसे अपने देश के प्रति भी रखना है। व्यक्ति के आचरण से ही देश के गौरव और सम्मान का निर्धारण किया जाता है। व्यक्ति का चिंतन देश परक होगा तो देश की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। अपने देश के गौरव को बढ़ाने के लिए निबंधकार ने स्पष्ट किया है कि देश के प्रत्येक नागरिक को अपने भीतर देश के लिए शक्तिबोध और सौंदर्यबोध जागृत करना पड़ेगा। व्यक्ति कमज़ोर पड़ता है तो देश कमज़ोर पड़ता है। व्यक्ति अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखता है तो वह देश के सौंदर्य को ही बढ़ा रहा है। देश के लिए नागरिक की भी जिम्मेदारियां बनती हैं। उन्हें पूरा करके ही वह देश को समुन्नत और सुंदर बना सकता है। निबंध दृष्टांत शैली में रचा गया है, इसलिए सहज बोधगम्य है। अब निबंध शुरू करते हैं। निबंध में क्या क्या बताया गया है वो देखिए। मैं और मेरा देश निबंध का नाम। मैं अपने घर में जन्मा पला था। अपने पड़ोस में खेलकर पड़ोसियों की ममता दुलार पा बड़ा हुआ था। अपने नगर में घूम फिरकर वहाँ के विशाल समाज का संपर्क पा, वहाँ से संचित ज्ञान भंडार का उपयोग कर उसे अपनी सेवाओं का दान दे, उसकी सेवाओं का सहारा पाकर और इस तरह एक मनुष्य से भरा पूरा नगर बनकर मैं खड़ा हुआ था। मैं अपने नगर के लोगों का सम्मान करता था, वे भी मेरा सम्मान करते थे। मुझे बहुतों की अपने लिए ज़रूरत पड़ती थी, मैं भी बहुतों की ज़रूरत या उनके लिए जवाब था। इस तरह मैं समझ रहा था कि मैं अपने में अब पूरा हो गया हूँ, पूरा फैल गया हूँ, पूरा मनुष्य हो गया हूँ। एक दिन आनंद की इस दीवार में दरार पड़ गई और तब मुझे सोचना पड़ा कि अपने घर, अपने पड़ोस, अपने नगर की सीमाओं में ममता, सहारा, ज्ञान और आनंद के उपहार पाकर भी मेरी स्थिति एकदम हीन है। हीन भी इतनी कि मेरा कहीं भी कोई अपमान कर सकता है, एक मामूली अपराधी की तरह, और मुझे यह भी अधिकार नहीं है कि मैं उससे अपमान का बदला लेना तो दूर रहा, उसके लिए कहीं अपील या दया प्रार्थना कर सकूं। क्या कोई भूकंप आया था जिससे दीवार में दरार पड़ गई थी? जी हाँ, एक भूकंप आया था जिससे दीवार में दरार पड़ गई। और लीजिए, आपको कोई नया प्रश्न ना पूछना पड़े, इसलिए मैं अपनी ओर से ही कह रहा हूँ कि यह दीवार थी मानसिक विचारों की, इसलिए यह भूकंप भी किसी प्रांत या प्रदेश में नहीं उठा, मेरे मानस में ही उठा था। मानस में भूकंप उठा था। मानस में भूकंप उठा था। जी हाँ जी, मानस में भूकंप उठा था। और भूकंप क्या, कोई धरती थोड़े हिली थी, आकाश थोड़े ही कांपा था। एक तेजस्वी पुरुष का अनुभव ही भूकंप था जिसने मुझे हिला दिया। वे तेजस्वी पुरुष थे स्वर्गीय पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। अपने महान राष्ट्र की पराधीनता के दीन दिनों में जिन लोगों ने अपने रक्त से
गौरव के दीपक जलाए और जो घोर अंधकार और भयंकर बवंडरों के झकझोरों में जीवन भर खेल, उन दीपकों को बुझने से बचाते रहे, उन्हीं में से एक थे लाला जी। उनकी कलम और वाणी दोनों में तेजस्विता की अद्भुत किरणें थीं। उनका वह अनुभव यह था कि मैं अमेरिका गया, इंग्लैंड गया, फ्रांस गया और संसार के दूसरे देशों में भी घूमा, पर जहाँ भी मैं गया भारतवर्ष की गुलामी की लज्जा का कलंक मेरे माथे पर लगा रहा। क्या सचमुच ये अनुभव एक मानसिक भूकंप नहीं है जो मनुष्य को झकझोर कर कहे कि किसी मनुष्य के पास संसार के ही नहीं, यदि स्वर्ग के भी सब उपहार और साधन हों, पर उसका देश गुलाम हो या किसी भी दूसरे रूप में ही हो, तो वे सारे उपहार और साधन उसे गौरव नहीं दे सकते। लो, एक और बात बताता हूँ आपको। जीवन को दर्शन शास्त्रियों ने बहुमुखी बताया है, उसकी अनेक धाराएं हैं। सुना नहीं आपने कि जीवन एक युद्ध है और युद्ध में लड़ना ही तो कम नहीं होता। लड़ने वालों को रसद ना पहुँचे तो वे कैसे लड़ें? किसान ही खेती ना उपजाए तो रसद पहुँचाने वाले क्या करें? और लो, जाने दो बड़ी बातें। युद्ध में जय बोलने वालों का भी महत्व है। आगे जय बोलने वालों का जी हाँ जी, युद्ध में जय बोलने वालों का भी बहुत महत्व है। कभी मैच देखने का अवसर मिला ही होगा आपको। देखा नहीं आपने कि दर्शकों की तालियों से खिलाड़ियों के पैरों में बिजली सी लग जाती है और गिरते खिलाड़ी उभर जाते हैं। कभी सम्मेलनों और मुशायरों की सफलता दाद देने वालों पर निर्भर करती है। इसलिए मैं अपने देश का कितना भी साधारण नागरिक क्यों न हूँ, अपने देश के सम्मान की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अकेला चना क्या भाड़ फोड़े, यह कहावत मैं अपने अनुभव के आधार पर ही आपसे कह रहा हूँ कि 100% झूठ है। इतिहास साक्षी है, बहुत बार अकेले चने ने ही भाड़ फोड़ा है और ऐसा फोड़ा है कि भाड़ में खिलखिल ही नहीं हो गया, उसका निशान तक ऐसा छूमंतर हुआ कि कोई यह भी ना जान पाया कि वह बेचारा आखिर था कहाँ। हमारे देश के महान संत स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए। वे रेल में यात्रा कर रहे थे कि एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल ना मिले और उन दिनों फल ही उनका भोजन था। गाड़ी स्टेशन पर ठहरी तो वहाँ भी उन्होंने फलों की खोज की, पर वे पा ना सके। उनके मुंह से निकला, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। एक जापानी युवक प्लेटफार्म पर खड़ा था। वह अपनी पत्नी को रेल में बैठाने आया था। उसने ये शब्द सुन लिए। सुनते ही वह अपनी बात बीच में छोड़कर भागा और काफ़ी दूर से एक टोकरी ताज़े फल लाया। वे फल उसने स्वामी रामतीर्थ को भेंट करते हुए कहा, लीजिए, आपको ताज़े फलों की ज़रूरत थी। स्वामी जी ने समझा कि वह कोई फल बेचने वाला है और उसके दाम पूछे, पर उसने दाम लेने से इनकार कर दिया। बहुत आग्रह करने पर उसने कहा, आप इनका मूल्य देना ही चाहते हैं तो वह यह है कि आप अपने देश में जाकर किसी से यह ना कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। आगे स्वामी जी युवक का उत्तर सुनकर मुग्ध हो गए
और वे क्या मुग्ध हो गए। उस युवक ने अपने इस कार्य से अपने देश का गौरव जाने कितना बढ़ा दिया। इस गौरव की ऊंचाई का अनुमान आप दूसरी घटना सुनकर ही पूरी तरह लगा सकते हैं। एक दूसरे देश का निवासी एक युवक जापान में शिक्षा लेने आया। एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय से एक पुस्तक पढ़ने को लाया जिसमें कुछ दुर्लभ चित्र थे। ये चित्र इस युवक ने पुस्तक में से निकाल लिए और पुस्तक वापस कर आया। किसी जापानी विद्यार्थी ने यह देख लिया और पुस्तकालय को इसकी सूचना दे दी। पुलिस ने तलाशी लेकर वे चित्र उस विद्यार्थी के कमरे में बरामद किए और उस विद्यार्थी को जापान से निकाल दिया। मामला यहीं तक रहता तो कोई बात ना थी। अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए, पर मामला यहाँ तक नहीं रुका। पुस्तकालय के बाहर बोर्ड पर लिख दिया गया कि उस देश का, जिस देश का वह विद्यार्थी था, कोई निवासी इस पुस्तकालय में प्रवेश नहीं कर सकता। मतलब साफ है, एकदम साफ, कि जहाँ एक युवक ने अपने काम से अपने देश का सिर ऊंचा किया था, वहीं एक युवक ने अपने देश के मस्तक पर कलंक का ऐसा टीका लगाया जो जाने कितने वर्षों तक संसार की आंखों में उसे लांछित करता रहा। इन घटनाओं से क्या यह स्पष्ट नहीं है कि हर एक नागरिक अपने देश के साथ बंधा हुआ है और देश की हीनता और गौरव का ही फल उसे नहीं मिलता, उसकी हीनता और गौरव का फल उसके देश को मिलता है। मैं अपने देश का नागरिक हूँ और मानता हूँ कि मैं अपना देश हूँ। जैसा कि मैं अपने लाभ और सम्मान के लिए हर एक छोटी से छोटी बात पर ध्यान देता हूँ, वैसे ही अपने देश के लाभ और सम्मान के लिए भी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दूं। यह मेरा कर्तव्य है। और जैसे मैं अपने सम्मान और साधनों से अपने जीवन में सहारा पाता हूं, वैसे ही देश के सम्मान और साधनों से भी सहारा पाऊं, यह मेरा अधिकार है। बात यह है कि मैं और मेरा देश दो अलग चीज़ें तो हैं ही नहीं। फिर क्या हैं वो अगले पृष्ठ पर बताया है ही नहीं। मैंने जो कुछ जीवन में अध्ययन और अनुभव से सीखा है वह यही है कि महत्व किसी कार्य की विशालता में नहीं, उस कार्य के करने की भावना में है। बड़े से बड़ा कार्यहीन है यदि उसके पीछे अच्छी भावना नहीं है, और छोटे से छोटा कार्य भी महान है यदि उसके पीछे अच्छी भावना है। आगे, महान कमाल पाशा उन दिनों अपने देश तुर्की के राष्ट्रपति थे। राजधानी में उनकी वर्षगांठ का उत्सव समाप्त कर जब वे अपने भवन में ऊपर चले गए तो एक देहाती बूढ़ा उन्हें वर्षगांठ का उपहार भेंट करने आया। सेक्रेटरी ने कहा, अब तो समय बीत गया। बूढ़े ने कहा, मैं 3 मील से पैदल चलकर आ रहा हूँ, इसलिए मुझे देर हो गई। राष्ट्रपति तक उसकी सूचना भेजी गई। कमाल पाशा विश्राम के वस्त्र बदल चुके थे। वे उन कपड़ों में नीचे चले आए और उन्होंने बूढ़े किसान का उपहार स्वीकार किया। यह उपहार मिट्टी की छोटी हांडिया में पाव भर शहद था, जिसे बूढ़ा स्वयं तोड़कर लाया था। कमाल पाशा ने हांडिया को स्वयं खोला और उसमें से 2 उंगलियां भरकर चाटने के बाद तीसरी उंगली में भरकर बूढ़े के मुंह में दे दी। बूढ़ा किसान निहाल हो गया।
राष्ट्रपति ने कहा, दादा, आज सर्वोत्तम उपहार तुमने ही मुझे भेंट किया है, क्योंकि इसमें तुम्हारे हृदय का शुद्ध प्यार है। जे उन्होंने आदेश दिया कि राष्ट्रपति की शाही कार में शाही सम्मान के साथ उनके दादा को गांव तक पहुंचा आए। क्या यह शहद बहुत कीमती था? क्या उसमें मोती हार मिले हुए थे? ना, उस शहद के पीछे उसके लाने वाले की भावना थी, जिसने उसे 100 लालों का एक लाल बना दिया। हमारे देश को 2 बातों की सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एक शक्तिबोध की और दूसरा सौंदर्यबोध। बस हम यह समझ लें कि हमारा कोई भी काम ऐसा ना हो जो देश में कमजोरी की भावना को बल दे या कुरुचि की भावना को ही। जरा अपनी बात को और स्पष्ट कर दीजिए। यह आपकी राय है और मैं इससे बहुत खुश हूँ कि आप मुझसे यह स्पष्टता मांग रहे हैं। क्या आप चलती ट्रेनों में, मुसाफिर खानों में, क्लबों में, चौपालों पर और मोटर बसों में कभी ऐसे चर्चा करते हैं कि हमारे देश में यह नहीं हो रहा है, वह नहीं हो रहा है और गड़बड़ है, बड़ी परेशानी है? साथ ही इन स्थानों में या किसी तरह के दूसरे स्थानों में आप कभी अपने देश के साथ दूसरे देशों की तुलना करते हैं और इस तुलना में अपने देश को हीन और दूसरे देश को श्रेष्ठ सिद्ध किया जाता है। दूसरे देश को श्रेष्ठ सिद्ध किया जाता है। यदि इस प्रश्न का उत्तर हाँ है तो आप देश के शक्तिबोध को भयंकर चोट पहुंचा रहे हैं और आपके हाथों देश के सामूहिक मानसिक बल का ह्रास हो रहा है। सुनी है आपने शल्य की बात। यह महाबली कर्ण का सारथी था। जब भी कर्ण अपने पक्ष में विजय की घोषणा करता, हुंकार भरता, वह अर्जुन की अजेयता का एक हल्का सा उल्लेख कर देता। बार बार के इस उल्लेख ने कर्ण के सघन आत्मविश्वास में संदेह की तरेड़ डाल दी, जो उसके भावी पराजय की नींव रखने में सफल हो गई। अच्छा, आप इस तरह की चर्चा कभी करते हैं? आप इस तरह की चर्चा कभी नहीं करते? तो मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, क्या आप कभी केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकते हैं, अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकते हैं या मुंह से गंदे शब्दों में गंदे भाव प्रकट करते हैं? इधर की इधर लगाते हैं, अपना घर, दफ्तर, गली गंदा रखते हैं, होटलों, धर्मशालाओं में या ऐसे ही दूसरे स्थानों में, जिनों में, कोनों में पीक थूकते हैं, उत्सवों, मेलों, रेलों और खेलों में ठेलम ठेल करते हैं और इसी तरह किसी भी रूप में क्या सुरुचि और सौंदर्य को आपके किसी काम से ठेस लगती है? यदि आपका उत्तर हाँ है तो आपके द्वारा देश के सौंदर्य बोध को भयंकर आघात पहुंच रहा है और आपके द्वारा देश की संस्कृति को गहरी चोट पहुंच रही है। क्या कोई ऐसी कसौटी भी बनाई जा सकती है जिससे देश के नागरिक को आधार बनाकर देश की उच्चता और हीनता को हम तोल सकें? आगे है, लीजिए चलते चलते आपके इस प्रश्न का उत्तर दे ही दूं। इस उच्चता और हीनता की कसौटी है चुनाव। जिस देश के नागरिक यह समझते हैं कि चुनाव में किसे अपना मत देना चाहिए और किसे नहीं, वह देश उच्च है। जहां के नागरिक गलत लोगों के उत्तेजक नारों और या व्यक्तियों के गलत प्रभाव में आकर मत देते हैं, वह हीन है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरा यानी हर एक नागरिक का ये कर्तव्य है कि
वह जब भी कोई चुनाव हो ठीक मनुष्य को अपना मत दे, और मेरा अधिकार है कि मेरा मत दिए बिना कोई भी आदमी यह संसार का सर्वश्रेष्ठ महापुरुष ही क्यों न हो किसी अधिकार की कुर्सी पर ना बैठ सके। धन्यवाद। ये मैंने पाठ पढ़ा। अब आप